नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा जगत के चैनल दोस्तों जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। मैं आपके साथ दोस्तों विजय जायसवाल। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण के सौर मंडल से रिलेटेड 30 क्वेश्चन। कल हमने सौर मंडल से 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे और आज भी 30 क्वेश्चन सौर मंडल से रिलेटेड रहेगा। कल की वीडियो का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन था कि आकाशगंगा जो गैलेक्सी है वह क्या है आपका। तो इसका राइट आंसर था दोस्तों तारों का विशाल पूंजी आकाशगंगा या गैलेक्सी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा सौरमंडल कौन सी आकाशगंगा में स्थित है। दोस्तों पिछली क्लासेज अगर आप लोगों को देखना है, यहाँ पे बेल आइकन पे एक प्लेलिस्ट मिलेगा तो आप लोग देख सकते हैं। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि हमारा जो सौरमंडल है उसमें कौन सी आकाशगंगा में स्थित है। जो हमारा सौरमंडल है कौन सी आकाशगंगा में स्थित है। एरावत पथ आकाशगंगा में, मंदाकिनी में, तारामंडल में या के फर्मेक सिस्टम में है। तो हमारा जो सौरमंडल है वह कौन सी आकाशगंगा में स्थित है, तो वह हमारे हो जाएगा एरावत पथ में स्थित है। नोट कर लीजिएगा सभी लोग और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें नोट्स के लिए, पीडीएफ फाइल्स के लिए एकदम फ्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी आकाशगंगा नहीं है। देखिए आकाशगंगा नहीं है कौन सी, सभी लोग कमेंट करें। देखिए मार्केरियन 348 ये भी एक आकाशगंगा है। बृहत मैंगलेनिक मेघ ये भी आकाशगंगा है। लघु मैंगलेनिक मेघ ये भी आपका आकाशगंगा है। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन सी आकाशगंगा नहीं है, तो जो डी ऑप्शन दिया है केनिस विनोटस ये आपकी आकाशगंगा नहीं है, याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर का, कौन सी आकाशगंगा है। रीगल, सेफिचरी चर या एस्पिलीन ओरिंगे या लघु मैंगलेनिक मेघ। तो अभी आपने पढ़ा था पिछले ही क्वेश्चन में, क्या पढ़ा था, बृहत मैंगलेनिक मेघ और आपका लघु मैंगलेनिक मेघ, ये दोनों क्या आपके आकाशगंगा है। यहाँ पर लघु जो दिया है लघु मैंगलेनिक मेघ जो है यहाँ पर ये आकाशगंगा हो जाएगी, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है इनमें कौन सी आकाशगंगा नहीं है। आकाशगंगा नहीं है, सभी लोग बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। बिल्कुल कमेंट करिए आप लोग, 30 में से कितना स्कोर कर पा रहे हैं हमें कमेंट द्वारा जरूर बताएं। कौन सी आकाशगंगा नहीं है। देखिए अर्सा माइनर सिस्टम ये भी एक आकाशगंगा है। डिको सिस्टम ये भी आकाशगंगा है और एंड्रोमेज ये भी आकाशगंगा है। लेकिन जो आपका दिया है सेफियरीचर ये आपकी आकाशगंगा नहीं है। पिछले कल की वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा की थी, बहुत सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन किए थे, आप लोगों ने वह वीडियो देखा होगा तो समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, अगर आप डेली क्लासेस देखते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन आपका दोस्तों होता है। और पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन पहुंचे, ताकि आप लोग डेली स्टडी करें तो अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। कौन सी आकाशगंगा है, इनमें से आकाशगंगा कौन सी है, सभी लोग कमेंट करेंगे। फर्मेक सिस्टम, विटिलग्यूज, रीगल हो गया, एस्पिलीन ओरिंग, इसमें कौन सी आकाशगंगा है, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। जो आपका फर्मेक्स सिस्टम है अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, तो फर्मेक्स सिस्टम ये आकाशगंगा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारामंडल कहते हैं, तारामंडल किसे कहते हैं। तारों के समूह को कहते हैं, तारों के समूह के कुछ विशिष्ट आकृतियों को कहते हैं, तारकपुंज को कहते हैं या उपरोक्त में से कोई। तो तारामंडल कहते हैं, तारामंडल किसे कहते हैं, तो यह आपके तारों के समूह के कुछ विशिष्ट आकृतियों को ही तारामंडल कहते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यह है कि राशियों की संख्या है, जो राशियां होती हैं इनकी कितनी संख्या मानी गई है। तो इसमें 12 संख्या मानी गई, ये नोट कर लीजिएगा। राशियों कितनी हो जाए संख्याएं होती हैं, नंबर ऑफ 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष में सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है। तारामंडल भी आता है लेकिन सबसे बड़ा आ जाता है, सबसे छोटा आ जाता है। तो सबसे बड़ा तारामंडल जो अंतरिक्ष में होता है वह कौन सा है।
तो सबसे बड़ा जो तारामंडल है दोस्तों वह अंतरिक्ष में हाइड्रा तारामंडल जो होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा अंतरिक्ष में तारामंडल हाइड्रा तारामंडल है, जो कि ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्क्रीन पर है, इनमें कौन सा तारामंडल नहीं है? विप्रो, सेंटोरस, रीगल या जेमिनी। तो कौन सा तारामंडल नहीं है? सभी लोग कमेंट करेंगे। तो रीगल क्या है आपका? यह तारामंडल नहीं है। विप्रो तारामंडल है, सेंटोरस तारामंडल है और जेमिनी, ये तीनों क्या है आपके? ये तारामंडल है। लेकिन रीगल आपका तारामंडल नहीं है। रीगल क्या है? पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, 2-3 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो पिछली क्लास या पिछली वीडियो देखेंगे तो आप लोग अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि अब तक अंतरिक्ष में ज्ञात तारामंडलों की संख्या बताइए। यानी अब तक जो है अंतरिक्ष में तारामंडल की कितनी संख्याएं ज्ञात की जा चुकी हैं? सभी लोग कमेंट करें कितनी ज्ञात की जा चुकी हैं। तो 89 तारामंडल। कितने तारामंडल भैया? 89 तारामंडल, नोट कर लीजिएगा। 89 तारामंडल अभी तक ज्ञात किए जा चुके हैं अंतरिक्ष में। अगला क्वेश्चन यह है कि तारों में ऊष्मा और ऊर्जा होती है, किसके कारण होती है? गैस के कारण होती है, तरल पदार्थ के कारण होती है, अग्निपुंज के कारण होती है या आपके बादलों के कारण होती है? सभी लोग कमेंट करके आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके तारों में ऊष्मा और ऊर्जा होती है, अग्निपुंज के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, आकाश में तारे टिमटिमाते हैं गैस के कारण, बादलों के कारण, अग्निपुंज के कारण, ऊष्मा एवं ऊर्जा के कारण। तो किसके कारण चमचमाते हैं या टिमटिमाते हैं? तब अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही किया था। देखिए 2 प्रकार के इस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। तारों में ऊष्मा और ऊर्जा होती है, किसके कारण होती है? अग्निपुंज के कारण होती है। तो यहाँ पर यही प्रश्न पूछ लिया गया। आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, किसके कारण? ऊष्मा एवं ऊर्जा के कारण टिमटिमाते हैं। टिमटिमाने का मतलब ऊष्मा और ऊर्जा के कारण ही तारे क्या है? टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, ग्रह जो होते हैं, प्लैनेट्स जो होते हैं दोस्तों, प्रज्वलित नहीं होते हैं। ग्रह क्यों प्रज्वलित नहीं होते हैं? तारे तो टिमटिमाते हैं लेकिन ग्रह जो है प्रज्वलित नहीं होते हैं, उसका कारण क्या है दोस्तों? एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। तो केंद्र में अपेक्षित ताप और दाब न होने से ग्रह जो प्रज्वलित नहीं होते हैं। क्या है? केंद्र में अपेक्षित ताप और दाब न होने से ग्रह प्रज्वलित नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपग्रह जो होते हैं, सैटेलाइट्स जो होते हैं, प्रकाश ग्रहण करते हैं। उपग्रह प्रकाश ग्रहण करते हैं किससे? आकाश से, ग्रह से, तारों से, ब्रह्मांड से। तो उपग्रह प्रकाश ग्रहण करते हैं, किससे ग्रहण करते हैं? तो यह आपके तारों से ग्रहण करते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्का जो होते हैं क्या कहलाते? उल्का एक ग्रह है, एक टूटा हुआ आकाश में तारा है, एक तारों का समूह है या एक नक्षत्रों का समूह है? तो उल्का क्या हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। तो उल्का एक टूटा हुआ आकाश में एक तारा है, जिसे हम उल्का के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्कापात कहते हैं किसे? उल्का को कहेंगे उल्कापात कहते हैं। उल्का को, पृथ्वी पर टूटकर गिरने वाली उल्का को, ब्रह्मांड में स्थिर उल्का को, तो ऊपर में से कोई नहीं। देखिए उल्कापात, अगर हम इसका विच्छेद करेंगे तो उल्कापात आता है। तो उल्कापात से रिलेटेड क्या हो जाएगा? यहाँ पर पृथ्वी पर टूटकर गिरने वाली उल्का को ही उल्कापात कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, नोट कर लीजिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी लाजवाब प्रश्न रहेंगे दोस्तों। एक बार दिल से लाइक कर देंगे वीडियो को और दोस्तों में शेयर भी कर देंगे। और प्रश्न यह पूछा जा रहा है, उल्का की रचना में इनमें से कौन सा तत्व नहीं है? जब उल्का की रचना होती है तो कौन से तत्व नहीं होता है? तो यहाँ पर बात देखिए, इसमें लोहा होता है, निकिल होता है, एल्युमिनियम होता है, लेकिन आपका कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 की बात करेंगे, उल्का पिंड के रचना में CO2 नहीं होता है, CO2 का तत्व नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तत्व उल्का में नहीं मिलता है? ठोस, गैस, तरल। देखिए 3 पदार्थ, ठोस, गैस, तरल। अब कौन सा तत्व उल्का में नहीं होता है?
सभी लोग कमेंट करके बताएं। देखिए उल्का आप देखते ठोस होगा, गैस और ठोस का मिश्रण उल्का होता है। ठीक है, तो तरल यहाँ पे आपका उल्का में तरल तत्व नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है दोस्तों, पुच्छल तारे परिक्रमा करते हैं, किसकी परिक्रमा करते हैं? जो पुच्छल तारे होते हैं वे किसकी परिक्रमा करते हैं? आकाश की, आकाश गंगा की, ग्रहों की, सौर मंडल की। तो पुच्छल तारे परिक्रमा करते हैं, सौर मंडल की परिक्रमा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुच्छल तारे के मुख्यतः भाग होते हैं। जो पुच्छल तारा होता है उसके जो मुख्यतः भाग कितने होते हैं? तो पुच्छल तारे के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, अग्र, पश्च और मध्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का संगठन किस पदार्थ का बना होता है? जो सूर्य का संगठन होता है यह किस पदार्थ का या किन किन पदार्थों से बना होता है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? वाष्पीय पदार्थों से बना होता है। क्यों बना होता है? क्योंकि सूर्य में ठोस और तरल पदार्थ नहीं होते, ये नोट कर लीजिएगा। क्या जान लेना है? सूर्य में जो है ठोस और तरल पदार्थ नहीं होते, इसलिए सूर्य का जो संगठन होता है वह वाष्पीय पदार्थों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का संगठन किस गैस का बना हुआ है? किस गैस का बना हुआ है? तो सूर्य का संगठन किस गैस का बना हुआ है? सभी लोग कमेंट करेंगे। तो यह आपके हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। कैसे जानेंगे? देखिए दोस्तों, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में मिलती है। ठीक है, सूर्य में नहीं मिलती है। आपका जो वायुमंडल है यह ऑक्सीजन, जो O2 की बात करें, और CO2 की, ये केवल आपके वायुमंडल में ही मिलती है। तो सूर्य का जो संगठन है वह हो जाएगा आपका हाइड्रोजन और हीलियम गैस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रश्न यह है, सूर्य के धरातल के तापमान के लिए कौन से आंकड़े सही हैं? सूर्य के धरातल पर, अगर जैसे यहाँ पे पृथ्वी की धरातल की बात की जाती है, उसी प्रकार सूर्य के धरातल पर तापमान कितना रहता है? कौन सा आंकड़ा जो है सही है? तो जो सूर्य के धरातल का तापमान रहता है वह 6000 डिग्री सेल्सियस रहता है। वाह! तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य भाग से ही प्रकाश निकलता है। ये भी नोट कर लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है सूर्य के धरातल से तापमान के लिए कितने आंकड़े सही है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि जो सूर्य का तापमान होता है, जो प्रकाशमय होता है, वह सेंटर का जो भाग होता है वही प्रकाशमय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य का मध्य भाग क्या कहलाता है? जो सूर्य का मध्य भाग होता है ये भाग, ठीक है, क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल, वर्णमंडल, स्थन मंडल, समताप मंडल। तो अभी हमने इस क्वेश्चन का आंसर बता भी दिया आप लोगों को, सभी लोग कमेंट करके बताएं। सूर्य के मध्य भाग के नीचे कुछ नहीं, केवल गैस होता है, ये नोट कर लीजिएगा। सूर्य के मध्य भाग के जो नीचे होता है कुछ नहीं होता है, केवल गैसें होती हैं। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा आपका? सभी लोग कमेंट करें तो प्रकाश मंडल होगा, फोटोस्फीयर हो जाएगा। सूर्य के मध्य भाग को फोटोस्फीयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णमंडल किसे कहते हैं? जो वर्णमंडल है किसे कहते हैं? तो मध्य भाग के ऊपर के भाग को वर्णमंडल कहते हैं। सूर्य के जो मध्य भाग के ऊपर का भाग का जो होता है, ठीक है, ये हो गया, ये मध्य हो गया। मध्य के भाग जो ऊपर का भाग होता है वह क्या कहलाता है? वर्णमंडल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसों की आंधी उठती है कहाँ? प्रकाश मंडल में उठती है, वर्णमंडल में उठती है, अधोप मंडल में, या आपके समताप मंडल में? तो गैसों की जो आंधी उठती है, तूफान उठता है, तो वह कहाँ से उठता है? तो यह आपके दोस्तों वर्णमंडल से ही उठता है। कैसे? क्योंकि अधोमंडल में आंधी तूफान और समताप मंडल में शांत और प्रकाश मंडल गैसयुक्त होते हैं। ये देखिएगा, देखिए अधोमंडल में क्या होता है? आंधी तूफान होता है। क्या होता है अधोमंडल में? आंधी तूफान। और आपका समताप मंडल क्या है? एकदम शांत रहता है, साइलेंट में रहता है। और प्रकाश मंडल ये आपका तो गैस युक्त है। तो गैसों की आंधी उठती है तो कहाँ से उठती है? वह आपके वर्णमंडल से उठती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, गैसों की आंधी उठती है
कब उठती है? चंद्र ग्रहण के समय, सूर्य ग्रहण के समय, चक्रवात के समय या प्रति चक्रवात के समय? तो गैसों की आंधी की बात की गई है दोस्तों। तो गैसों की आंधी उठती है कहाँ से? वह सूर्य ग्रहण के समय उठती है, क्योंकि गैस की आंधी सूर्य ग्रहण के समय ही उठती है दोस्तों। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसीलिए हमने आपके वर्णमंडल की बात की गई है। सूर्य के जो मध्य भाग के ऊपर का हिस्सा होता है वह आपके वर्णमंडल कहलाता है। तो गैसों की आंधी उठती है कहाँ? किसके? सूर्य ग्रहण के समय उठती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से उठती हुई रक्त ज्वालाओं को कहते हैं। जो सूर्य से लाल लाल जो ज्वालाएं हैं, रक्त ज्वालाएं जो होती हैं, जो उठती है, उन्हें क्या कहते हैं? सौर ज्वालाएं, सौर तरंगे, सौर धाराएं, परिज्वाला। तो सूर्य से उठती हुई रक्त ज्वालाओं को क्या कहते हैं दोस्तों? तो वह कहलाती है आपकी सौर ज्वालाएं। सौर ज्वालाएं कहलाएगी। कैसे कहलाएगी? क्योंकि सौर तरंगे एवं सौर धाराएं नहीं होती हैं। ठीक है, सौर तरंगे ना ही सौर तरंगे होती है, ना ही धाराएं होती हैं। तो इसलिए आपकी क्या है? सौर ज्वालाएं हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य पर पाए जाने वाले धब्बे का मध्य भाग कहलाता है। जो सूर्य पर धब्बे पाए जाते हैं, धब्बों का जो मध्य भाग होता है वह क्या कहलाता है? तो वह आपका क्या कहलाएगा? प्रच्छाया कहलाती है। क्या कहलाती है? धब्बे का जो मध्य भाग होता है वह प्रच्छाया कहलाती है। नोट कर लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य पर पाए जाने वाले धब्बे का चमकता हुआ किनारा कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए, सूर्य पर जो धब्बे पाए जाते हैं तो वहाँ पर जो चमकता हुआ एक किनारा क्या कहलाता है? धब्बों में, ठीक है, जो धब्बे का सेंटर होता है उसे प्रच्छाया बोला जाता है, लेकिन धब्बे का चमकता हुआ जो किनारा होता है वह क्या कहलाता है? तो वह आपका कहलाता है उपछाया। क्या कहलाती है? उपछाया कहलाती। कैसे? क्योंकि प्रच्छाया सूर्य के धब्बे और चमकता हुआ भाग उपछाया कहलाता है। ये नोट कर लीजिएगा। प्रच्छाया किसे कहते हैं? सूर्य के धब्बे को कहते हैं। जो सूर्य के धब्बे का मध्य भाग होता है उसे ही प्रच्छाया कहते हैं, या धब्बे को। और जो चमकता हुआ भाग होता है किनारे किनारे का, साइड का, वह क्या है? उपछाया कहलाता है। तो ये रहे आपके दोस्तों आज की वीडियो के 30 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्न आपको अच्छे तरीके समझ में आए होंगे। और ऐसी ही क्लासेस डेली देखना है तो शिक्षक भर्ती का बेहतर स्कोर पाना है तो आज ही सब्सक्राइब कर लेंगे जायसवाल कोचिंग सेंटर, सरकारी शिक्षक बनो। जी हाँ, बिल्कुल। और प्लेलिस्ट में जाएं, क्योंकि हमारी इच्छा राष्ट्र हित में शिक्षा, राष्ट्र हित में शिक्षा की बात की जाती है। शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आपके क्वेश्चन होते हैं, वीडियो होते हैं, सिलेबस होता है। और यहाँ पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे, और प्रेस करने के बाद आप प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। ऑल सब्जेक्ट की आपको वीडियो मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आपका परिवार खुशहाल रहे, यही मनोकामना ईश्वर से करते हैं दोस्तों। ये भी आपका परिवार है, शिक्षा जगत का परिवार है। इसे भी आपके लाइक और कमेंट की ज़रूरत होती है, और आपकी हेल्प की ज़रूरत है। इसे प्रोग्रेस करें, शेयर करें। आपकी शिक्षक भर्ती की बात होती है, आपका भी परिवार है दोस्तों। बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर करें। धन्यवाद सभी मित्रों का, सभी शिक्षक बंधुओं का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हर भाई बहन का वेलकम, अभिनंदन, स्वागत करते हैं। धन्यवाद सभी का।